मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में जो अगला चैप्टर आता है, तीसरा चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर को समझे उससे पहले एक छोटी सी कहानी हम देख लेते हैं कि किस तरह से नाज़ीवाद, एक जो नाजीवाद विचारधारा है, उसका उदय किस प्रकार से हुआ और हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ। 11 वर्ष का बच्चा हेलमुट अपने कमरे में विचार कर रहा था लेटे लेटे, तो उसे इस चीज़ का आभास हो रहा था कि उसके जो माँ बाप हैं धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं। तो उस लड़के ने, हेलमुट ने उत्साहपूर्वक उन बातों को सुनने का प्रयास किया। उसने सुना तो उसके माँ बाप जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। वो उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि ये जो एक समय था वो समय था 1945 का। 1945 का समय था। इस दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हो चुका था और कहीं ना कहीं एक शंका बनी हुई थी उन लोगों के बीच में कि कहीं ना कहीं अब जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो जो हेलमुट के पिता थे और उसकी माता थी वो बातें कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, मित्र राष्ट्र हमारे प्रति किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, कहीं वो हमारा नरसंहार तो नहीं कर देंगे, हमें मार तो नहीं देंगे, हमारे हाथ पैर तो नहीं काट देंगे। तो इस प्रकार की वो बातें कर रहे थे और काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हेलमुट उनकी इन सभी बातों को सुन रहा था। अगली सुबह उसके पिता हेलमुट को लेकर बगीचे में घूमने के लिए निकल गए। बगीचे में घूम के उन्होंने अच्छे गीत भी गाए और घूम के उसके पिता ऑफिस चले गए। शायद हेलमुट की अपने पिता के साथ वो आखिरी मुलाकात थी और कुछ समय बाद ही हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या कर ली। हेलमुट काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसके पिता इस चीज़ को कह रहे थे अपनी माँ को कि या तो हमें खुद मर जाना चाहिए या तो हमें स्वयं आत्महत्या कर देनी चाहिए, नहीं तो मित्र राष्ट्र हमारे साथ इस प्रकार क्रूरता का व्यवहार कर सकते हैं। तो इस डर से कहीं ना कहीं हेलमुट के जो पिता थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। हेलमुट उन बातों को अपने दिमाग में इतनी तरह बिठा चुका था, उन बातों को, कि अगले 9 सालों तक उसने अपनी माँ के हाथ का एक कोर भी नहीं खाया। यानी हेलमुट था वह अपने कमरे में बंद हो गया, घर में बंद हो गया, लेकिन घर में रहते हुए भी 9 साल तक उसने अपने घर का एक भी कोर नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसे डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे, क्योंकि उसके माँ बाप बात कर रहे थे कि या तो हमें सामूहिक आत्महत्या कर लेनी चाहिए, नहीं तो मित्र राष्ट्र हमारे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हेलमुट के दिमाग में इस प्रकार का विचार आ रहा था, वो डरा हुआ था कहीं ना कहीं। उसके बाद में हकीकत जानने के लिए ये एक सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, भाई ऐसा क्यों हुआ, हेलमुट के पिता ने आत्महत्या, क्योंकि जर्मनी में तो और भी कई लोग थे, उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया होगा शायद, तो हेलमुट के पिता ने ही ऐसा कदम क्यों उठाया। तो उसके पीछे एक कारण था कि हेलमुट के जो पिता थे वो नाज़ी थे, यानी नाजीवाद को समर्थन कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो हिटलर है उसके कट्टर समर्थक थे। हिटलर, काफ़ी बच्चों ने शायद उसका नाम सुना होगा, नाजीवाद का नाम भी सुना होगा और हिटलर का नाम भी सुना होगा, जिसके नाम से एक प्रकार से क्रूरता झलकती है, क्रूरता झलकती है हिटलर के नाम से ही। तो कहीं ना कहीं जो हेलमुट के पिता थे वो हिटलर के क्या थे, समर्थक थे, नाजीवाद को समर्थन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा था कि अब मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गए हैं
अब हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। वो नाज़ी हैं और इन नाज़ियों ने बहुत आतंक मचाया था, बहुत आतंक मचाया था। जो यहूदी थे उनको मौत के घाट उतार दिया, उनका नरसंहार किया गया। तो उनको अब डर लग रहा था कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में अपनी हार को देखते हुए कहीं ना कहीं जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि जर्मनी को अब लगने लग गया था कि अब इस विश्व युद्ध में हमारी हार निश्चित है, अब ज़्यादा नरसंहार होगा। इसलिए कहीं ना कहीं जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर को एक भय सताने लग गया कि उसके साथ अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, तो उसके साथ अब मित्र राष्ट्र कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये निश्चित था, ये सच भी है कि कहीं ना कहीं अगर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? हिटलर। हिटलर की महत्वाकांक्षा कह सकते हैं या बदले की भावना कह सकते हैं, जिसने पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, रिमाइंड करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। इसमें भी जो दो खेमे थे यूरोप में वो बढ़ चुके थे, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। जर्मनी उस समय भी, यानी जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भी था, जर्मनी उस विश्व युद्ध में था, जर्मनी की हार हो गई, कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्र विजयी घोषित हो गए। और इस हार के बाद में जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके साथ दुर्भावना वाला व्यवहार रखा, लज्जित करने वाला व्यवहार रखा। तो ऐसी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं हिटलर देख रहा था। हिटलर देख रहा था कि जर्मनी के साथ जो मित्र राष्ट्र है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो उसके दिमाग में या मनोमस्तिष्क में ये चीज़ घर कर गई थी कि मुझे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी का जो अपमान किया गया वर्साई की संधि के द्वारा, उस अपमान का बदला मुझे लेना है। और उस अपमान का बदला लेने के लिए ही उसने अपनी खुद की संगठित सेना बनाना प्रारंभ कर दिया और उसने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, नाज़ीवाद को। यानी नाजीवाद का जन्मदाता कौन था? हिटलर। और कहीं ना कहीं इस विचारधारा के तहत वह प्रथम विश्व युद्ध की हार का बदला या अपने जर्मनी की जो अपमान हुआ था उसका बदला वो लेना चाहता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हार हो गई और अंत में चलकर कहीं ना कहीं जर्मनी को 1945 में आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद हिटलर को डर सताया कि अब उसके साथ व्यवहार कैसा होगा, तो उसने क्या किया? अप्रैल 1945, यानी कि उसे डर सता रहा था, तो इस दौरान ही हिटलर ने अप्रैल 1945 में अपने पूरे परिवार के साथ ही आत्महत्या कर ली। जिस प्रकार से हेलमुट के पिता ने आत्महत्या की क्योंकि वो नाज़ी था, और जिसने नाज़ीवाद को जन्म दिया हिटलर, उसने भी इस भय और डर से क्या की? आत्महत्या कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ या इस समय काल में बहुत सा नरसंहार किया गया, बहुत सा नरसंहार, अपराध इतने बढ़ गए। जर्मनी ने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, यहूदियों को मार दिया, जो अपंग थे उनके ऊपर अत्याचार किया गया नाज़ीवाद के द्वारा। जो जर्मनी के अपंग थे उनके ऊपर, अपाहिज जो थे उनके ऊपर नाज़ीवादियों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। तो इससे कहीं ना कहीं जर्मनी में अपराध बढ़ते चले गए। और वो चीज़ मैं पहले कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं जर्मनी अपनी पराजय और अपने अपमान का बदला लेना चाहता था।
उसके ऐसे कृत्य हो गए, जर्मनी के ऐसा व्यवहार हुआ जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों की जानें गई। एक आकलन के अनुसार इस भीषण नरसंहार में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भीषण नरसंहार में लगभग 60 लाख यहूदी, यानी कि जो भीषण नरसंहार हुआ उसमें जो 60 लाख यहूदी थे उनको मौत के घाट उतार दिया। 2 लाख जिप्सी, ये भी एक प्रजाति है वहाँ की जाति है जिप्सी, 2 लाख जिप्सी, यानी 60 लाख तो यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के जो नागरिक थे उनको, और उसके बाद में 70,000 जो जर्मन अपंग थे इनको मौत के घाट उतार दिया गया। और जर्मनी में भीषण नरसंहार हुआ, पूरे यूरोप इससे प्रभावित हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की आग में पूरा विश्व जला। भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था और कहीं ना कहीं इसमें भी 2 गुट बने हुए थे, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। पहले की बात ही जर्मनी दूरी राष्ट्र में था और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है, आपका रूस है, फ्रांस, अमेरिका है, ये है। तो इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र को विजय प्राप्त हुई। अगस्त का महीना चल रहा है अभी वर्तमान में, इससे रिलेटेड अभी 6 अगस्त और 9 अगस्त जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर अणुबम गिराए थे किसने? अमेरिका ने। और इसी की दहशत से जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो क्या हो गया था? बंद हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, इसलिए मैंने आपको रिवाइंड करवाया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर अणुबम अमेरिका के द्वारा गिराए गए। और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध को क्या लग गया? विराम लग गया। तो ये एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी के जरिए हम इस चैप्टर को समझेंगे, इस अध्याय को समझेंगे कि नात्सीवाद क्या है। हमने एक शब्द देखा नात्सीवाद, तो नात्सीवाद है क्या चीज? इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? इसका जो जन्म हुआ वो किसने किया, किस प्रकार से किया, इनके कार्य क्या थे, इनकी नीतियां क्या थीं और किस प्रकार से नात्सीवादी विचारधारा ने पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस अध्याय में हम देखेंगे कि नात्सीवाद और हिटलर का उदय, कि किन परिस्थितियों में हिटलर का उदय हुआ और जर्मनी और हिटलर के लिए किस प्रकार से जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो जरूरी हो गया था। क्योंकि एक चीज़ मैंने पहले बताई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अगर कोई जिम्मेदार देश था तो वो कौन था? जर्मनी। और अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति था तो वो कौन था? हिटलर। कहीं ना कहीं हिटलर जर्मनी के हुए अपमान का बदला लेना चाहता। तो ये सारी परिस्थिति इस कहानी के जरिए हमने देख ली कि नात्सीवाद कौन थे, उन्होंने नरसंहार किया, हार गए। दूरी राष्ट्र तो मित्र राष्ट्रों से उनको डर लगने लग गया, उनके जो नात्सीवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे उनको डर लगने लग गया कि अब उनके साथ मित्र राष्ट्र कैसा व्यवहार करेंगे। और इसी डर से हेलमुट के पिता ने आत्महत्या की और आगे चलकर 1945 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको डर था कि जिस प्रकार का क्रूर व्यवहार या नरसंहार मैंने किया है तो उसी प्रकार से मित्र राष्ट्र भी मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि नात्सीवाद और हिटलर का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। अब अगला जो टॉपिक है वो है, यानी कि तीसरे चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाइमर गणराज्य की स्थापना। देखिए मैं आपको बता दूं कि 20वीं सदी के प्रारंभ के कुछ वर्षों में जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आया, एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में
उभर कर आ रहा था और उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1914 से 1918 1914 से 1918 के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा? प्रथम विश्व युद्ध। यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे और ये युद्ध किसके खिलाफ लड़ा? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, यानी कि एक तरफ थे दूरी राष्ट्र और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र। तो इन्होंने इस युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ा। किनके खिलाफ? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। ये युद्ध चलता रहा और शुरुआती कुछ वर्षों में सारी महाशक्तियां लगभग इसमें शामिल हो गई। तो उन्होंने एक विचार किया था कि इतनी शक्तियां लड़ रही है तो बहुत जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद में हमें भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ऐसा सोचकर अधिकतर जो शक्तियां थी वो इस युद्ध में शामिल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबा ये युद्ध चलता रहा, बहुत लंबा ये युद्ध चला गया। लगभग 4 वर्ष तक ये युद्ध चला और इस 4 वर्ष के युद्ध में शुरुआती कुछ साल ऐसे थे जिसमें जो धुरी राष्ट्र थे वो विजय प्राप्त कर रहे थे। यहाँ तक कि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन उसके बाद में 1917 में एक और महाशक्ति अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। किसकी तरफ से? मित्र राष्ट्रों की तरफ से। अब जैसे ही मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका शामिल हुआ तो उनकी ताकत बढ़ गई और अब कहीं ना कहीं जो धुरी राष्ट्र है उन्हें हार का सामना देखना पड़ रहा था और अंत में जाकर नवंबर 1918 में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और धुरी राष्ट्र हार गए। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वह आर्थिक रूप से हुआ। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उसको इस विश्व युद्ध ने प्रभावित कर दिया। बहुत से जो शक्तियां थी या देश थे वो यही सोच के इस युद्ध में शामिल हुए थे कि बहुत जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सा पैसा इस युद्ध में खर्च हो गया। उसके बाद में पूरे जो अधिकतर जो देश थे उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी? थोड़ी डगमगा गई। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश था जिसको आर्थिक रूप से ज़्यादा हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1917 में। और अमेरिका के शामिल होते ही मित्र राष्ट्रों की क्या हो गई? विजय हो गई और धुरी राष्ट्र हार गए। उसके बाद में जर्मनी को या जर्मनी का जो सम्राट था उसको अपना पद जो था वो त्यागना पड़ा। यानी कि जर्मनी के जो सम्राट थे उन्होंने अपना पद त्याग दिया और फिर नई लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि सभा बनाने के लिए जर्मनी में एक जगह है वाइमर। वाइमर में एक बैठक का आयोजन किया गया। यानी कि राष्ट्रीय लेवल के जो भी व्यक्ति थे या जो नेता थे उन सभी व्यक्तियों ने इस वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय सभा में कहीं ना कहीं उन्होंने ये तय किया कि संघीय आधार पर, यानी कि संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित करना है। यानी कि जो वाइमर में जो मीटिंग हुई, राष्ट्रीय सभा घोषित हुई, उसमें एक बात के ऊपर ध्यान दिया गया कि हमें संघीय आधार पर जो लोकतांत्रिक संविधान है उसको पारित करना है। और ऐसा ही हुआ। लोकतांत्रिक जो संविधान था उसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। उस समय जो जर्मन की जो संसद थी वो थी राइख स्टॉक, यानी जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? राइख स्टॉक। उसमें जो जनप्रतिनिधि थे उनको चुनने का अधिकार दिया गया। यानी कि अब संसदीय लोकतंत्र हो गया। जनता के द्वारा अब जो भी प्रतिनिधि है संसद में जो जाएंगे वो जनता के द्वारा चुनकर जाएंगे। और जर्मन की जो संसद थी वो क्या कहलाती थी? राइख स्टॉक। और जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए उनमें वहाँ के जो नागरिक थे उन्हें सार्वभौम मताधिकार का
अधिकार प्रदान किया गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक वाइमर स्थान पर मीटिंग के बाद में वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई। फिर भी जर्मनी के जो अधिकांश लोग थे, जर्मन जो लोग थे, वो इस वाइमर गणराज्य की स्थापना से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इस वाइमर गणराज्य ने ही, जो वाइमर जो सरकार बनी या जो नेतृत्व कर रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वर्साई की संधि हुई थी, तो इस वर्साई की संधि में जर्मनी का नेतृत्व वाइमर गणराज्य ही कर रहा था। वाइमर में जो चुनी गई सरकार थी या जो प्रतिनिधि थे, वही उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो वर्साई की संधि में जो शर्तें रखी गई जर्मनी के ऊपर, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जर्मनी के लोग किसके खिलाफ थे? वाइमर गणराज्य के खिलाफ थे। देखो ये लिखा हुआ है कि यह गणराज्य जर्मनी के बहुत बड़े, ठीक है, यानी कि जो वाइमर गणराज्य बनाया गया, फिर उसके बाद में वर्साई की संधि हुई, तो इस संधि के थ्रू लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, जर्मनी के लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, और वो इस वाइमर गणराज्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और क्यों नहीं कर रहे थे? उसकी एक वजह क्या थी? वर्साई की संधि में लागू की गई कठोर शर्तें, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब उस युद्ध की समीक्षा की गई कि भाई किसकी गलती से युद्ध हुआ, कितनी हानि हुई, किसको कितना नुकसान हुआ। तो ये वर्साई की संधि की गई, और इस संधि में जर्मनी के प्रति कठोर और अपमानजनक शर्तों को रखा गया। इसीलिए कहीं ना कहीं जर्मनी के बहुत से लोग जो थे, जर्मन लोग थे, वो वाइमर सरकार के खिलाफ थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वर्साई की संधि हुई, उसमें देखो क्या क्या शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त के तहत क्या किया गया कि जर्मनी के जो भी उपनिवेश थे, यानी जर्मनी ने जिन छोटे देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, जिनके ऊपर अधिकार जता रखा था, वो उपनिवेश उससे छीन लिए गए, यानी उसके उपनिवेश छीन लिए गए। और वहाँ की लगभग 10% आबादी, यानी कि जर्मनी की जो 10% आबादी है, या उसके उपनिवेशों की जो 10% की आबादी है, उसको उसके 13% भूभाग को, यानी जो जमीन थी जर्मनी की 13%, 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार, वो किसको दे दिए गए? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। यानी कि वर्साई की संधि के तहत आप समझेंगे कि वर्साई की संधि के तहत पहली कंडीशन में क्या किया कि जो जर्मनी की जितने भी उपनिवेश थे, उनको क्या कर लिया? वापस ले लिया गया। उसकी लगभग जो 10% आबादी थी और 13% भूभाग था, 75% जो लोह भंडार था और 26% जो कोयला भंडार था, वो आपस में किसको दे दिया गया? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को बांट दिया गया। तो इससे किसका अपमान हुआ? जर्मनी का। उसके बाद में कहीं ना कहीं जिस सेना ने, जर्मनी की सेना ने युद्ध लड़ा, नरसंहार भी हुआ, तो इन्होंने, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी की सेना को क्या कर दिया? भंग कर दिया। जर्मनी की सेना को भंग कर दिया, उसके सैनिक अपने में मिला लिए और ये कह दिया कि अब आप सेना का गठन नहीं कर सकते। जर्मन सेना को भंग कर दिया। उसके बाद में जो मित्र राष्ट्र थे, जो वर्साई की संधि हुई, उसमें मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थोप दी? जर्मनी के ऊपर थोप दी। कह दिया कि जो विश्व युद्ध में जितनी भी तबाही हुई है, जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? जर्मनी। यानी कि संपूर्ण तबाही का जिम्मेदार किसको ठहरा दिया? जर्मनी को। युद्ध सभी देशों ने लड़ा था, अधिकतर देशों ने, लेकिन संधि की सारी शर्तें किसके ऊपर थोपी गई? जर्मनी के ऊपर। तो इन्हीं शर्तों का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं हिटलर ने नाथसीवाद का गठन किया और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। तो ये वो शर्तें थी जो अपमान सहन कर रहे थे जर्मनी वाले। तो कहीं ना कहीं जो सारी तबाही हुई, उसका जिम्मेदार किसको ठहरा दिया? जर्मनी को। मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कम समय के लिए नहीं हुआ, 4 साल तक। तो कितना रुपया खर्च हुआ? अरबों रुपए उसमें खर्च हुए, करोड़ों लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं सारा जो ठीकरा था इस युद्ध की तबाही का, वो किसके ऊपर थोप दिया? जर्मनी के ऊपर।
इस युद्ध की भरपाई करने के लिए जो आर्थिक रूप से जो भी नुकसान हुआ, चाहे मित्र राष्ट्रों का हो या दूरी राष्ट्रों का हो, इस सारी भरपाई का जुर्माना किसके ऊपर लगा दिया गया? जर्मनी के ऊपर। यानी कि युद्ध की क्षतिपूर्ति का सारा जिम्मा किसको दे दिया गया? जर्मनी को, कि जो भी युद्ध में पैसा खर्च हुआ है उसका जुर्माना कौन भरेगा? जर्मनी। और इसके लिए लगभग 6 अरब पौंड, यानी 6 अरब पौंड का जर्मनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो ये थी वर्साय की अपमानजनक संधि, जिसका ही बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं जर्मन वासियों में, जिनमें नात्सीवाद और हिटलर, किसको जन्म दिया? द्वितीय विश्व युद्ध को। दोबारा देख लीजिए आप, वर्साई की संधि में सारे उपनिवेश ले लिए, उसके क्षेत्र को कम कर दिया गया, उसके कोयला भंडार और जो लोहे के भंडार थे वो मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए, उसके बाद में उसकी सेना को भंग कर दिया गया। युद्ध की जितनी भी तबाही हुई उसका जिम्मेदार किसको बताया? जर्मनी को बताया। और जो भी आर्थिक नुकसान या क्षति हुई उसका हर्जाना या जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया? जर्मनी के ऊपर लगाया गया, 6 अरब पौंड। तो इस प्रकार से वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी जर्मनी के लोग इस गणराज्य की स्थापना से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वर्साई की संधि से उनको कहीं ना कहीं दुख हुआ और अपमान का सामना करना पड़ा।